दोस्तों, ये बात है साल 1933 की, जब स्विट्जरलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्वीकी ने देखा कि अंतरिक्ष में काफ़ी दूर मौजूद एक गैलेक्सी का क्लस्टर काफ़ी तेज़ी से घूम रहा था। जबकि इन गैलेक्सीज को इतनी तेज़ी से घूमने के लिए उनमें जो मास होना चाहिए वो 100 गुना अधिक होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये गैलेक्सी काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहे थे। आखिर क्या कारण है कि ये गैलेक्सीज इतनी तेज़ी के साथ घूमने के बावजूद भी नष्ट नहीं हुए? अब प्रश्न आता है कि ये गैलेक्सीज इतने स्टेबल कैसे हुए। फ्रिट्ज ज़्वीकी के अनुसार इन गैलेक्सीज में ऐसे मैटर मौजूद है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने इस मैटर का नाम डंकल मैटेरिया रखा, जिसे अब हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये डार्क मैटर क्या है? क्या हम डार्क मैटर को देख सकते हैं? क्या हमारा ब्रह्मांड डार्क मैटर से भरा हुआ है? क्या डार्क मैटर का पता लगाने का कोई तरीका है? अब प्रश्न आता है कि ये गैलेक्सीज इतने स्टेबल कैसे हुए। फ्रिट्ज ज़्वीकी के अनुसार इन गैलेक्सीज में ऐसे मैटर मौजूद है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। जब आप किसी वैज्ञानिक से ये सवाल पूछते हैं कि डार्क मैटर क्या है, तब उनका सिर घूम जाता है, क्योंकि उनके पास अभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। और दूसरी ओर डार्क मैटर की खोज प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये डार्क मैटर होती क्या है। डार्क मैटर वो मैटर है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, इसे हम किसी इक्विपमेंट के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। डार्क मैटर ही वो कारण है जिसकी वजह से गैलेक्सीज और दूसरे जो अन्य गैलेक्टिकल संरचनाएं इस ब्रह्मांड में है वो अपने वर्तमान आकार को बनाए रखी है। डार्क मैटर गैलेक्सीज के क्लस्टर को भी एक दूसरे के साथ जोड़ी हुई रखती है। ब्रह्मांड में 71% डार्क एनर्जी मौजूद है, 24% डार्क मैटर और 5% विजिबल मैटर मौजूद है। इसका मतलब है कि हम विजुअल यूनिवर्स के सबसे बड़े हिस्से को नहीं देख सकते हैं। नासा के एक वेबसाइट के अनुसार डार्क मैटर विम्स से बना हुआ है। विम्स यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। ये जो पार्टिकल होते हैं ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स है और ये बिल्कुल न्यूट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इसका जो मास होता है प्रोटॉन की मास से लगभग 100 गुना अधिक होता है। चलिए अब इसकी कुछ और खास बातें जानते हैं विम्स के बारे में। विम्स वैसे पार्टिकल्स है जो कि प्रकाश यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब और एमिट नहीं करते हैं। इसके अलावा ये अन्य पार्टिकल के साथ भी कोई इंटरेक्शन भी नहीं करता है। हालांकि विम्स हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं और न ही उसका हम पता लगा सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि विम्स रियली पार्टिकल्स होते हैं तो इस बात की अधिक संभावना होगी कि वे दूसरे अन्य पार्टिकल से भी टकराएंगे। हो सकता है लाखों में एक बार टकराएं। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत सारे वैज्ञानिक दशकों से पार्टिकल कोलाइडर, लैब डिटेक्टर, सैटेलाइट और अन्य साधनों का उपयोग करके इन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। यहाँ तक कि चीन ने वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक पांडा एक्स प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने विम्स और डार्क मैटर के अस्तित्व का प्रमाण खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। उनके अनुसार डार्क मैटर्स विम्स की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं और उन्हें करंट टेक्नोलॉजी के साथ अध्ययन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, यानी कि असंभव है। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये आवश्यक है कि डार्क मैटर ऑर्डिनरी पार्टिकल से बना हो सकता है कि डार्क मैटर डार्क प्रोटॉन, डार्क न्यूट्रॉन से बना हुआ हो और ये सभी चीज़ मिलकर डार्क एटम का निर्माण करते हो जो बदले में डार्क मैटर बनाते हो। अभी वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में ये पार्टिकल्स मौजूद है तो हो सकता है कि कुछ फंडामेंटल फोर्सेस भी उन्हें संचालित कर रही हो। एक लाइफ साइंस मैगजीन के अनुसार इटली के कुछ वैज्ञानिक डार्क मैटर को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयोग में वे इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की बीम्स को एक हीरे से टकराएंगे। उनके अनुसार अगर डार्क प्रोटॉन मौजूद है तो ये टकराव पैदा करेगा एक नए प्रकार के फोर्स के पार्टिकल्स को। यदि ये सफल होता है तो हम 5वें प्रकार के फोर्स को जान पाएंगे और विज्ञान की सभी पुस्तकों को एक बार फिर से लिखा जाएगा। अब प्रश्न आता है कि यदि डार्क मैटर्स और उन्हें संचालित करने वाली फोर्सेस मौजूद है तो निश्चित रूप से एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। कुछ थ्योरीज के अनुसार डार्क मैटर स्वयं ही उनके एंटी पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब है कि वे स्वयं ही पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स दोनों हैं और आपस में अगर ये दो पार्टिकल्स टकरा भी जाते हैं तो उन्हें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ डार्क मैटर थ्योरीज के अनुसार ऑर्डिनरी पार्टिकल्स ही अपने डिके के बाद डार्क मैटर बनाते हैं। जब एक न्यूट्रॉन को डिके होता है तो ये एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बनाता है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान ने डार्क मैटर के पार्टिकल्स को भी बनाए हो। न्यूट्रिनो ही वे पार्टिकल्स हैं जो लाइट के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा कैरी करते हैं और उन्हें बहुत ही कम मास होता है, इसलिए उन्हें हम डार्क मैटर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। यह भी हो सकता है कि डार्क मैटर किसी दूसरे हायर डायमेंशन से आया हो। डार्क मैटर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डार्क एनर्जी को भी स्टडी करना मददगार हो सकता है।
डार्क एनर्जी वो एनर्जी है जो आकाश गंगाओं, सितारों आदि जैसे गैलेक्टिक संरचनाओं के एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। वर्ष 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में जब सभी न्यूट्रॉन डिके हुए थे तो मान लीजिए कि उसमें से 1% भी डिके के बाद अगर डार्क मैटर बना हो तो ये संभावना हो सकती है कि वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो फिजिसिस्ट मानते हैं कि ऑर्डिनरी पार्टिकल के डिके होने के कारण ही ये डार्क मैटर बनते हैं। और दूसरी ओर एक वैज्ञानिकों का एक ऐसा भी समूह है जो डार्क मैटर के अस्तित्व में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार दूर की गैलेक्सीज की तेज गति के कारण स्वयं गुरुत्वाकर्षण बल में छिपा हुआ है और अभी तक हम उनकी पहचान नहीं कर पाए हैं, और ये ताकतें दूर की गैलेक्सीज को तेज गति प्रदान करने के लिए भी ये जिम्मेदार है। ग्रेविटेशनल फोर्स गैलेक्सी की तरह बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग तरीके से काम करती है, यानी कि बहुत बड़े लेवल यानी कि गैलेक्सी और ब्लैक होल के लेवल पे बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करती है, जिसे हम ट्रेडिशनल लॉज ऑफ फिजिक्स के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक कि डार्क मैटर की थ्योरी अभी तक कंफर्म नहीं हुई, तो डार्क मैटर की अस्तित्व की बात ही दूर है। डार्क मैटर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में? अपने विचार कमेंट करके नीचे बताएं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।